वह शख्स अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि उसकी बीवी के मर जाने के बाद भी उस लाश के साथ वह बातें भी करता था और उस लाश के साथ सोता भी था, और यहाँ तक कि अपनी बीवी के लाश के साथ वह 2 दिन और 2 रातों तक सेक्स करता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी दिल्ली की निहाल बिहार की है। यह कहानी दिल्ली से लगभग 80 से 85 किलोमीटर दूर यूपी की बुलंदशहर से शुरू होती है। बुलंदशहर में ही एक प्रदीप नाम का लड़का रहता है। वहीं पे उसका जन्म हुआ, वहीं पे पला बढ़ा, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की थी और वहीं पे वह जवान होता है। दिसंबर 2015 में प्रदीप की कजन की शादी होती है। उस शादी में प्रदीप शामिल होता है और उस शादी में लड़की वाले की तरफ से बहुत सारे मेहमान आते हैं। उसमें से एक लड़की आती है जो देखने में काफ़ी सुंदर होती है। जैसे ही प्रदीप उस लड़की को देखता है, वह पहले ही नज़र में उस लड़की से प्यार करने लगता है और प्रदीप उस लड़की से बातचीत शुरू करने लगता है और लड़की भी प्रदीप से इम्प्रेस होकर प्रदीप से बातचीत शुरू करने लगता है। अब दोनों बातचीत करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। और अचानक से प्रदीप के सर पे एक भूत सवार हो जाता है और वह जिद करने लगता है कि जब शादी करेंगे तो इसी लड़की से शादी करेंगे। और यह बात प्रदीप के माँ बाप को पता चलता है। तो पहले तो प्रदीप के माँ बाप इस शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन प्रदीप पागलों जैसी हरकत करने लगता है। वह धमकी देने लगता है अपने माँ बाप को कि अगर इस लड़की के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो वह जहर खा लेगा, आत्महत्या कर लेगा, ट्रेन से कट जाएगा। ऐसा वह धमकी देने लगता है अपने माँ बाप को। तब प्रदीप के माँ बाप यह सुनकर डर जाता है और रिश्ता लेकर लड़की वाले के घर जाता है। वहाँ पे बातचीत शुरू करता है प्रदीप के लिए। बातचीत के दौरान लड़की वाले को यह पता चलता है कि प्रदीप तो कुछ करता नहीं है, तो फिर वह शादी के बाद कैसे रखेगा। तो यह बात यहीं पे आके रुक जाती है कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का हाथ निठल्ला बेरोजगार जो काम उम नहीं करता हो उसके हाथ में देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि लड़की का ज़िंदगी का सवाल होता है। और जब यही बात प्रदीप को पता चलता है तो लड़की के घर वालों से और अपने घर वालों से यह वादा करता है कि वह काम करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। बाकायदा इसके लिए एक पंचायत भी बैठाया जाता है, जिस पंचायत में प्रदीप वादा करता है कि वह मेहनत करेगा, काम करेगा और हर हाल में अपनी बीवी को खुश रखेगा। और यहाँ तक प्रदीप ने बोला था कि उसे 1 जन्मों क्या, मैं 7 जन्मों के लिए अपना बनाना चाहता हूँ और हर हाल में इसे खुश रखूँगा। यह बात सुनकर लड़की के माँ बाप शादी के लिए तैयार हो जाता है और प्रदीप और उस लड़की की शादी करा देती है। शादी के बाद लड़की ससुराल चली आती है, प्रदीप के पास रहने लगता है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन प्रदीप को अपना वादा भी पूरा करना था। और जब शादी के कुछ महीने हो जाता है तो प्रदीप को याद दिलाया जाता है कि तुमने जो वादा किया था अब उसे पूरा करो और अपनी घर गृहस्थी खुद चलाओ। तब प्रदीप काम करने के लिए दिल्ली आ जाता है। छोटे मोटे काम करता है, लेकिन उसे कोई काम जमता नहीं है। तब उसे कोई सलाह देता है। उस वक्त दिल्ली में ई रिक्शा का बहुत चलन था। वह ई रिक्शा ले लेता है लोन पे और ई रिक्शा चलाने लगता है। प्रदीप अब थोड़े बहुत पैसे कमाने लगता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पे आने लगता है। प्रदीप अब पैसे कमाने लगा। उसे लगने लगा कि अब ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। तो वह निहाल बिहार में एक रूम किराए पे लेता है और अपने गांव से अपनी बीवी को निहाल बिहार बुला लेता है। वहीं पे प्रदीप और उसकी बीवी अपने माँ बाप और ससुराल वालों से दूर रहने लगता है। दिल्ली में आने के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रदीप और उसकी बीवी का ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इन 2 चीज़ों ने धीरे धीरे घर में आग लगाने का काम करता है। और पहली यह चीज़ कि प्रदीप के शौक बहुत बड़े थे। महंगे कपड़े, महंगे शर्ट और घर में रोज़मर्रा का खर्च। आमदनी कम थी और खर्चे ज़्यादा हो रहे थे और इन्हीं चीज़ों की घर में पूर्ति नहीं हो रही थी। पैसे की किल्लत आ गई थी। और दूसरी यह चीज़ कि जब वो अपनी बीवी को दिल्ली शहर में लाया था, उसको दिमाग में शक बैठ गया था और उसे यह लगने लगा था कि उसकी बीवी खूबसूरत है और शहर में कोई जान पहचान के लोग नहीं हैं, सब अनजान हैं। और वह सारा दिन ई रिक्शा चलाता है। सुबह में जाता है तो कभी शाम में, कभी रात में वापस आता है और उसकी बीवी घर में अकेली रहती है। ऐसा ना हो कि उसे कोई बहका कर फुसला कर
या किसी के वह बहकावे में आ जाए। यह बात उसके दिमाग में शक बैठ गया था। और जब ज़रूरत की चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, पैसे की किल्लत हो गई थी, तो घर में इसके लिए अब लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो चुका था। इसी तरह से यह कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन प्रदीप का दिन पे दिन और शक बढ़ते जा रहा था। और इन सब से उबरने के लिए प्रदीप शराब का सहारा लेता है, और इसके चलते घर में लड़ाइयाँ भी हुई थी। अभी शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे और इन दोनों की ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी थी। शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे और इन दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी। इन दोनों ने प्यार भरी बातें, मोहब्बत और बड़े बड़े सपने से जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, और हकीकत की ज़मीन पे देखा तो यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही दिख रहा था इन दोनों को। प्रदीप की बीवी यह सोचकर अपनी गृहस्थी चला रहा था कि पैसे आएंगे तो हालात चेंज होंगे, प्रदीप का बिहेवियर भी बदलेगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वह गलत थी। लेकिन प्रदीप के दिमाग में इतना शक कर गया था कि वह दारू के नशे में उससे लड़ाई करने लगता, मारा पीटी शुरू कर देता था, गाली गलौज देना शुरू कर दिया था। प्रदीप को अपने बीवी को सजना संवरना, यहाँ तक कि वह घर में जब आता और दरवाज़ा हंसते हुए खोलता या मुस्कुराते हुए खोलता तो उसे यह शक हो गया था कि यह जानबूझकर सजती है संवरती है, कहीं किसी और के साथ इसका चक्कर तो नहीं चल रहा है। ये बातें सब उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहता था। इसी तरह से इनकी लाइफ चलती रही और लास्ट में 29 मई 2016 को आता है। प्रदीप अपने घर आता है और साथ में दारू की बोतल लेके आता है। रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहा था। वह दारू की बोतल के साथ बैठता है और अपनी बीवी को बड़े प्यार से कहता है कि आओ साथ में आज दारू पीते हैं। बीवी मना कर देती है और वह कहती है कि मैं दारू नहीं पीती हूँ। प्रदीप दारू पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जब दारू का नशा प्रदीप पे असर करता है तो उसके दिमाग में जो बातें थी उगलना शुरू कर देता है। बात वही शक की थी कि जानबूझकर सजती संवरती हो, कहीं किसी और के साथ तुम्हारा चक्कर तो नहीं है। तरह तरह की बातें वह करने लगता है। इस बात को सुनकर प्रदीप की बीवी को गुस्सा आता है और वह बोलने लगती है, तुमने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, खुश रखेंगे, हमेशा तुमको खुश रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, किसी चीज़ की दुख तकलीफ़ नहीं देंगे, और तुमने वादा भी किया था, लेकिन यहाँ पे सब झूठ निकला। और मुझे तो यह लग रहा है कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ, मुझे तुमसे शादी करना ही नहीं चाहिए। और जब यह बात प्रदीप की बीवी बोलता है तो प्रदीप उठता है और घर का दरवाज़ा लॉक करता है और हाथ में ईंट लेता है और अपनी बीवी के सर पे मार डालता है। अचानक इस हमले के लिए उसकी बीवी तैयार नहीं थी और उसके सर से खून बहने लगता है। और यहीं पे प्रदीप का गुस्सा शांत नहीं होता है और उसके जख्मी सर को पकड़कर दीवार पे तब तक मारता है जब तक वह बेहोश होकर नीचे नहीं गिर जाती। प्रदीप की बीवी के सर से लगातार खून बह रहा था, वह बेहोश हो चुकी थी। फर्श पे प्रदीप बैठ जाता है जहाँ उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। लगातार खून बह रहा था। प्रदीप सब कुछ देख रहा था और धीरे धीरे इतना खून बह जाता है कि उसकी बीवी अपने पति के सामने ही दम तोड़ देती है और प्रदीप अपनी बीवी को मरता हुआ देखते रहता है। फिर कुछ देर के बाद प्रदीप वहाँ से उठता है। इसके बाद जो बची खुची शराब होता है उसको खाली करता है। इसके बाद प्रदीप अपनी बीवी को लाश को उठाता है और बाथरूम में ले जाता है, खून साफ करता है और इसके बाद नए कपड़े पहनाता है और बेड पे लेटा देता है। वहाँ से आता है और दीवार पे और नीचे जो खून लगा होता है उसे साफ करता है। इसके बाद प्रदीप खुद नहाता है, कपड़े चेंज करता है और अपनी बीवी के बराबर में आकर लेट जाता है और उससे सारी रात बातें करने लगता है। वो तरह तरह की बातें करने लगता है। उसे कहने लगता है कि मैं यह कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर रहो या मुझसे कोई तुमको छीन ले। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तरह तरह की बातें वह सारी रात करता है और वह अपनी मरी हुई बीवी की लाश से माफ़ी भी मांगता है और फिर उसके साथ सो जाता है। फिर अगली सुबह होता है, मुँह हाथ धोता है। उस दिन वह ड्यूटी नहीं जाता है। बाहर से कोई पड़ोसी उसे आवाज़ भी देता है लेकिन यह कुछ बोलता नहीं है। लेकिन दिल्ली शहर में या कोई सा भी शहर में पड़ोसी की इतनी कोई फिक्र करता नहीं। फिर वह नाश्ता बनाता है, खाना खाता है, बीवी के लाश के सामने बैठता है, उसे बातें करता है, माफ़ी मांगता है। धीरे धीरे रात होता है। रात में भी वो खाना बनाता है, खाता है और अपनी बीवी के बराबर में लेट जाता है।
फिर उसके लाश के साथ बातचीत करता है, तरह तरह की बातें करने लगता है, फिर माफ़ी मांगता है और अपनी बीवी के साथ सो जाता है। और जब तीसरी सुबह होता है तो वह नहाता है, धोता है और अपनी बीवी का मोबाइल और अपना मोबाइल लेता है और घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक करता है और वह गायब हो जाता है। और उधर लड़की के माँ बाप फ़ोन करता है लेकिन फ़ोन उठाता नहीं है और उससे बातचीत नहीं होता है। लेकिन लड़की के माँ बाप इमरजेंसी के लिए पड़ोसी का नंबर और जो मकान मालिक था उसका भी नंबर लिए रहता है। वह दोनों पे फ़ोन करता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से 2 दिनों से बात करना चाहता हूँ, उससे बात हो नहीं रही है और रिंग भी जा रहा है लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है, हमें चिंता हो रही है, थोड़ा जाके कुछ पता कीजिए। यह बात लड़की के माँ बाप कहता है मकान मालिक से और पड़ोसी से। फिर पड़ोसी और मकान मालिक वहाँ पे आता है तो देखता है बाहर में ताला लगा हुआ है और इन दोनों को शक होने लगता है। फिर ये दोनों पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है। लॉक तोड़ने के बाद जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है बेड पे एक लाश पड़ी है। ये सब चौकन्ने हो जाता है। लड़की के माँ बाप को खबर देता है। लड़की के माँ बाप रोते पीटते हुए दिल्ली आता है। प्रदीप के भी माँ बाप रोते पीटते हुए दिल्ली आता है। पुलिस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पहला शक प्रदीप पे ही था। प्रदीप के माँ बाप से सभी जानने वाले को नंबर लेता है, पता करता है तो दिल्ली के ही एक इलाका से प्रदीप को गिरफ्तार करके लाता है पुलिस। और उधर पोस्टमार्टम में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह थी कि इसकी मौत लगभग 72 घंटा पहले हो चुकी है और इसके मरने के बाद भी इस लाश के साथ 2 दिनों तक सेक्स किया गया है। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है शॉक्ड रह जाती है कि कोई कातिल ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है कि मरने के बाद भी उसके लाश के साथ 2 दिनों तक सेक्स करता हो। पुलिस प्रदीप से पूछताछ शुरू करती है। प्रदीप कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी बीवी के अपने हाथों से ही मारा है क्योंकि मैं इसे बेपनाह प्यार करता था और मैं यह नहीं चाहता था कि वह किसी और की हो जाए। और यह प्यार का ही अंजाम था कि मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी को मारा था। मुझे मालूम था कि वह मर चुकी है तो भी मैं उससे बातचीत शुरू करता था, यहाँ तक कि मैं उसे हज़ारों बार माफ़ी मांगा हूँ और उसके साथ मैं सोता भी था। यह उसका स्टेटमेंट था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।